अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे बेहतरीन होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस ठंडे मौसम में अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखना चाहिए और ख़ास करके अपने माहौल का भी हम लोगों ने ख्याल रखना है। तो जनाब, आज के दिन का आगाज़ हमेशा की तरह खूबसूरत सी बात के साथ या कुछ नई नवीद के साथ हम लोग करते हैं, क्योंकि दिसंबर जो है वो आधे से ज़्यादा बीत चुका है और नए साल की आमद है। और अब वक्त है कि नए साल के लिए अपनी ज़हन साजी या फिर रवा साल के मुतालिक ख़ुद एहतसाबी की जाए ताकि हम अपनी गलतियां पहचान सकें और जो आने वाला साल है उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से हम लोग गुजार सकें। मगर सिर्फ ख्वाब देखने या फिर ख्वाहिश करने से तब्दीली नहीं आती है। तब्दीली के लिए आपको अपनी आदतें बदलना होंगी। आदतें बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी और संवरना शुरू हो जाएगी। और कोई शख्स जितनी अजीम आदतों का मालिक होता है उसका मुस्तकबिल उतना ही रोशन होता है, उतना ही लाइटन अप होता जाता है। और ज़िंदगी एक बार मिलती है और इसका जो वक्त है वो बड़ा ही मखसूस होता है। इसे ज़ाया करना मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और हमने इस साल जितने भी गैर ज़रूरी लेस प्रोडक्टिव काम किए हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से मेरे ख्याल से निकालना होगा और अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव कामों को शामिल करना होगा। अब अपने इर्द गिर्द अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी से घिरी ज़िंदगी में हम अपना वक्त जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर फ़जूल की रील्स देखने, पोस्टिंग करने या फिर कमेंट्स करने में ज़ाया कर देते हैं। और ये सब बंद करके हम अगर रोज़ाना यूट्यूब या फिर एआई की वेबसाइट से कुछ सीखने की कोशिश करें, ये लर्निंग को अपनी आदत बनाएं ना। और मोबाइल के एक्स्ट्रा इस्तेमाल से जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, हमारी नींद का साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है जिसकी सेहत पर मनफी असरात पड़ रहे होते हैं। और अपना स्लीप साइकिल को अच्छे से हमें डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हमारी जो वर्जिश है और जो सुबह की सैर है ना उसकी हम आदत बना सकें। ज़िंदगी में तरक्की के लिए कहते हैं कि सेहतमंद दिमाग बहुत ज़रूरी होता है और सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म में ही होता है। और दिमाग के मुतालिक अगर बात हो ही रही है तो हम दिमाग को सेहतमंद बनाने, क्रिएटिव बनाने के लिए और भी ट्रिक्स जान लेते हैं कि किस तरह हम लोग अपने दिमाग को और भी बेहतरीन बना सकते हैं, उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन एक जो चीज़ बताई जाती है कि जो इंसान दोस्त भी है और जिससे आपके ब्रेन के मसल्स जो है वो भी बेहतर होते हैं, वो है कुतुबीनी। आपकी जो किताब पढ़ने की जो हैबिट है वो कहते हैं कि जो आपके ब्रेन के मसल्स होते हैं ना उनको इन्हांस करती है, उनको बेहतर करती है। तो आइंदा साल जो नया साल आने वाला है 2024, अपने पढ़ने के लिए किताबों का इंतखाब करें कि आप कौन से जॉनरा की किताबें पढ़ना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपने लिटरेचर ही पढ़ना है। आप रोमांटिक भी पढ़ सकते हैं, आप नावल भी पढ़ सकते हैं, आप फिक्शन भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने की आदत अपनाएं। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, एक अदद आपने डायरी अपने पास रखनी है और उसमें अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को लिखना ज़रूरी है ताकि एक कॉम्पैक्ट, एक फ़ाइन शख्सियत की तामीर की जा सके। और तरक्की के इस सफ़र में सबसे बेहतर बात ये होगी कि अपनी रोज़ाना की रूटीन पर काम किया जाए। तो अब से हम सब ने ये अहद करना है कि सुबह उठते साथ ही हम लोगों ने जो हमारी एक आदत बनी हुई है, पुख्ता आदत बन चुकी है कि जब भी हमारी आंख खुलती है सुबह सवेरे तो सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन को देखते हैं कि किसके मैसेजेस आए हुए हैं, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो इसको देखने के बजाय हमने खामोशी से मेडिटेशन करनी है और अपनी रूटीन के बारे में लिखना है और दिन के सारे कामों को राइट डाउन करना है, एक चेक लिस्ट बनानी है और इसे हर वक्त अपने सामने रखना है ताकि आपको आपके मकासद सामने नज़र आते रहे। और साल का एक एक दिन अगर आपके चेक एंड बैलेंस में रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली सारा साल आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और इन आदतों को हमें अपनाना चाहिए, यकीनन आप कामयाब साल गुजार सकेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद फिर भी अच्छी होनी चाहिए हमें कि जिस तरह ये साल भी गुजर गया और बड़ा जल्दी मैं तो कहूँगी कि 2023 जो है वो गुज़रा है और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हमने
देखे हैं, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, और उसके साथ साथ अगर हम लोग स्टेट वाइज देखें या पाकिस्तान की सूरत हाल भी देखें तो 2023 में बहुत ही कह लें कि खदसा हाल रही है, या कह लें कि बहुत ही अबतर रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस से भी अभी हम गुज़र रहे हैं, और बहुत ही एक क्रंच, जो फाइनेंशियल क्रंच था वो हमें ख़ास तौर पर 2023 में देखने को मिला था। तो नया साल है और उम्मीद यही करते हैं कि नए साल के साथ नई एक उम्मीद हमारे अंदर पाई जाएगी और हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने लिए भी, इंडिविजुअली भी, और अपने चाहने वालों के लिए भी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हम अपने पाकिस्तान के लिए भी कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह कल भी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि हर बंदा जो इस ज़मीन पर रहता है ना, वो यही चाहता है कि जनाब हम चेंजिंग्स लेकर आएँ, हम माशरे में कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ। लेकिन उनका मसला ये है कि वो एक जो साइकिल होता है ना किसी भी चीज़ को चेंज करने का, वो उलट करते हैं, वो उलट कोशिश करते हैं कुछ भी चेंज करने को। चेंज अगर आपको अपनी सोसाइटी में चाहिए तो सबसे पहले वो चेंज आपको अपनी ज़ात में करना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा आप सोच रहे हैं कि हमने कुछ चीज़ें तब्दील करनी है, कुछ चीज़ें बदलनी हैं, तो आप सबसे पहले सोसाइटी की तरफ देखेंगे, उनको पॉइंट आउट करेंगे और उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हरगिज़ नहीं, क्योंकि इसमें आप अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर देंगे और ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपने चेंज लेकर आना तो सबसे पहले आपको अपनी ज़ात में वो चेंज लेकर आना पड़ेगा, ताकि जो लोग आपसे मुंसलिक है, जब वो लोग आपके अंदर वो चेंज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही उनके साथ जो एक चेन चल रही है उसमें भी चेंज आएगा और इस तरह मुंसलिक लोगों में चेंज आएगा और सोसाइटी हमारी बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये 1, 2, 3 दिन का काम नहीं है, या हफ्ते का काम नहीं है, महीने का काम नहीं है, ये डेकेड्स का काम है। इसमें टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये यूँ नहीं हो जाता, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो उम्मीद अच्छे की हमेशा करनी चाहिए। जब भी आप सुबह सवेरे उठते हैं, पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें एक नई ज़िंदगी अल्लाह पाक ने और सेहतमंद ज़िंदगी अता की है, कि हम सुबह सवेरे उठकर अपने कामकाज पर जा रहे हैं, एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो उसके लिए भी, और दूसरा जो नया साल आने वाला है उसके लिए भी कुछ रेजोल्यूशंस बनाएं कि आपने नए साल में क्या करना है और क्या नहीं करना। जो इस साल में आपने करके गवा दिया है, जो गलतियाँ इस साल आपने की हैं, वो दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। तो अभी हम भी आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। जनाब, जिस तरह ये सर्दी में इजाफ़ा होता जा रहा है, इसी तरह आप समझ लें कि महंगाई का ग्राफ भी ऊपर जाता जा रहा है और महंगाई में भी इजाफ़ा दिन ब दिन मज़ीद होता जा रहा है। और इसमें कोई भी रिलीफ़, किसी भी तरह का रिलीफ़ आप समझ लें कि नहीं दिया जा रहा है कि आम शख्स जो है ना वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही उठाया जा रहा है। आप देख लें, आप बिजली की कीमतें देख लें, आप गैस की कीमतें देख लें, एलपीजी की कीमत देखें कहाँ तक पहुँची है। और जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं जो हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर खाते पीते हैं, जिनका इस्तेमाल होता है और ये इसेंशियल थिंग्स होती हैं हमारे घरों की, उनकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आप सब्ज़ियों की कीमतें देख लें, आप अगर मार्केट में सब्ज़ी ख़रीदने जाएंगे तो आपको कोई भी सब्ज़ी 200-150 रुपए से नीचे नहीं मिलेगी। सिंपल सी एक मिसाल है कि जनाब आलू की आप कीमत देख लें, जो अगर खाली भी पका लिया जाए तो पहले कहाँ पे वो 20 रुपये 30 रुपये या हद 50 रुपये किलो मिलता था, अब वो भी 130, 140 और 150 रुपये किलो मिल रहा है। तो अब बाकी सब्ज़ियाँ तो फिर समझ लें कि उनकी कीमतें कहाँ तक पहुँची होंगी। और फल तो वैसे ही हमारी पहुंच से दूर, बहुत दूर जा चुके थे कि जिनको सिर्फ देखकर ही दिल को बहलाया जाता है कि वो जेब पर इतने भारी हो चुके हैं। उनकी कीमतें जो है ना वो हमारी वो जेब पर भारी पड़ती हैं। तो आज की क्या सूरत हाल रहने वाली है, या क्या सूरत हाल है इस पूरे हफ्ते की, महंगाई का ग्राफ कहाँ तक पहुँचा है, मार्केट की क्या सूरत हाल है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। महंगाई पे डिटेल में उनसे बात करते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा महंगाई का ग्राफ कहाँ तक पहुँचा है? जिस तरह मौसम सर्द होता जा रहा है, इसी तरह महंगाई का ग्राफ भी ऊपर जाता जा रहा है, इसमें भी इजाफा होता जा रहा है। आज बिल्कुल मौसम के साथ महंगाई जो है वो भी बढ़ती जा रही है और दोनों का कनेक्शन जो है बड़ा गहरा लगता है।
क्योंकि मौसम सरमा में अंडों का इस्तेमाल जो है वो घरों में ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को बॉइल्ड एग या फ्राइड एग जो है वो दिया जाता है। तो अंडों की कीमतें जो है वो इस वक्त मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, यानी कि 400 से 450 रुपए फी दर्जन अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। 35 रुपए का एक अंडा मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से जो है वो खासा गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि अंडे जो कि इसी मुल्क की पैदावार हैं, लेकिन इनकी सप्लाई को जो है वो दुरुस्त नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप है और कीमतें दिन ब दिन बुलंद से बुलंदतर होती जा रही हैं। और इस हवाले से दुकानदारों का मौक़िफ़ ये है कि जो एग डीलर्स हैं उनकी जानिब से अंडों की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, ताकि कीमतें जो है वो बुलंद हो, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, क्योंकि इस मौसम में अंडे जो हैं वो तकरीबन 15 से 20 दिन और 1 महीने तक भी ज़ख़ीरा किया जा सकते हैं, और इसी तरह ये ज़ख़ीरा करके जो है इनकी कीमतों को बुलंद किया जा रहा है। जो सरकारी नज़रनामे हैं उसमें तो 359 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है, और लेकिन मार्केट में अंडे जो हैं वो 425 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसकी जो बड़ी मिसाल ये है कि शहरी जो हैं अब अंडों की जो एक हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत है प्रोटीन, उससे भी महरूम होते जा रहे हैं। और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो जो है वो कहीं पे भी मुतहर्रिक दिखाई नहीं दे रही कि कीमतों को कंट्रोल कर सके, जबकि नहीं तो इसकी अंडों की कीमतें इतनी बढ़ती क्यों जा रही हैं अब्दुल कादिर? क्या चिकन की डिमांड एंड सप्लाई में, ब्रॉयलर की डिमांड एंड सप्लाई में कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से अंडे भी जो है उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं और चिकन की कीमत भी बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, इस हवाले से जो एग डीलर्स है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो अंडों की पैदावार है वो कम हो रही है, लेकिन अंडों की जो सप्लाई है उसके हवाले से उनका ये कहना है कि डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सप्लाई पूरी करना मुश्किल है। लेकिन अगर अंडों की जो पैदावार के हवाले से बात की जाए, तो जब सरकारी महकनामों में 359 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किए गए, तो मार्केट में 359 रुपए फी दर्जन में ही ये दस्तयाब होने चाहिए। इसकी ब्लैक मार्केटिंग जो है वो समझ से बालातर है। इंतजामिया की जानिब से कोई वाज़ेह जो है इसके ऊपर मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा कि अंडों की कीमतों को इस वक्त जो है वो क्यों पर लगे हुए हैं, या अंडों की कीमतें जो है इस वक्त क्यों मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। मार्केट में जो परचून दुकानदार है उनकी जानिब से अंडों की फरोख्त भी रोक दी गई है, क्योंकि दुकानदारों का मौक़िफ़ ये है कि 359 रुपए सरकारी रिलीज में कीमत है, लेकिन जो अंडे सप्लाई करने वाले वेंडर हैं उनकी जानिब से ये कीमतें जो हैं वो नहीं दी जा रही। महंगे अंडे खरीद कर सरकारी नज़रनामों के मुताबिक सस्ते नहीं फरोख्त किए जा सकते, और इसीलिए अब अंडों की फरोख्त जो है वो भी जो है कम होती दिखाई दे रही है कि दुकानदारों की जानिब से अंडे जो है वो फरोख्त नहीं किए जा रहे। जबकि ब्रायलर के ऊपर आपने बात किया, तो ब्रायलर जो है गुज़िश्ता रोज भी महंगा किया गया था, आज मजीद जो है 18 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया, और 445 से कीमत बढ़ाकर जो 463 रुपए फी किलो ब्रायलर गोश्त की मुकर्रर की गई है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो है वो एक आम सारिफ की क़ुव्वत खरीद में नहीं है, क्योंकि 1000 रुपए या 1200 रुपए योमिया उजरत पे काम करने वाला मजदूर 450 रुपए फी किलो जो है ब्रायलर और 425 रुपए फी दर्जन अंडे नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसकी जो योमिया उजरत है वो जो है वो कम है। जबकि बिल्कुल ऐसे ही है, पहले ही हम लोग जो प्रोटीन के एक सोर्सेस थे, मटन या बीफ, वो नहीं खरीद पा रहे थे, फिर चिकन पे आया कि चिकन भी कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा था, और अब जो अंडे जो कहा जाता है कि एसेंशियल चीज़ हैं कि हम लोग सर्दियों में खा सकते हैं और सस्ता प्रोटीन का इंटेक हो सकता है, वो भी कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। जो सब्जियों की सूरत हाल के हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा अब्दुल कादिर, और जो हरे मसाले हैं, लहसुन, अदरक, प्याज और इस तरह की और भी जो कह लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर यूज़ होते हैं, इनमें भी इजाफा होता जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसकी क्या वजह है? आज बिल्कुल इसकी भी बड़ी वजह यह है कि जो पैदावार है वो कम हो रही है, जबकि जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। महकमा ज़राअत जो है वो ज़रई अजनास की पैदावार को बढ़ाने के लिए और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब हुकूमत का मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इसमें कोई खातिर ख्वाह जो है वो रिलीफ नहीं फराहम कर सके। ठीक है जी, हमारे साथ इस वक्त अब्दुल कादिर मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ थे, और हमें महंगाई की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि महंगाई का ग्राफ कहाँ तक पहुँचा है, और जिस तरह पता चल रहा है कि जनाब जो सरकारी रेट लिस्ट है और जो मार्केट की सूरत हाल है उसमें कितना गैप मौजूद है, कितना फ़र्क है कीमतों के हवाले से, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है और कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये गैप, ये फ़र्क जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ
आ रहा है। अब्दुल कादिर थे हमारे साथ मौजूद। अब्दुल कादिर, आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं बिकॉज जनाब आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और हर तरफ आम इंतखाबात का ही कह लें कि तोती बोल रहा है। तो कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से भी डेट अनाउंस कर दी गई है और आज से जितने भी उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। तो मज़ीद क्या अपडेट्स हैं और इस हवाले से जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे जान लेते हैं कि मज़ीद इलेक्शन के हवाले से कितनी गहमा गहमी चल रही है और आज से क्योंकि आप कागजात जो है वो हासिल कर सकेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मज़ीद क्या सूरत हाल है और क्या अपडेट्स हैं, जाहिद साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, 8 फरवरी का ऐलान किया गया है तारीख का इलेक्शन के लिए, जिसका जो पहला राउंड है सबसे अहम ख्याल किया था, जिसमें कागजात नामजदगी का जमा होना होता है और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करवाने का सिलसिला आज से बाकायदा शुरू हो चुका है और इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिस हैं उम्मीदवार आज से कागजात जमा करवा रहे हैं। उम्मीदवार आज सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक कागजात हासिल और जमा करवा सकते हैं, जबकि 20 से 22 दिसंबर तक ये 3 रोज सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद 23 दिसंबर को इब्तदाई फहरिस्त उम्मीदवारों की जारी की जाएगी, जबकि कागजात नामजदगी की छूटने का अमल 24 से 30 दिसंबर तक होगा और इस दौरान कागजात पर एतराजात भी हो सकेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान अलाट कर दिए जाएंगे और आम इंतखाबात के लिए जो हतमी पोलिंग है वो 8 फरवरी को होगी। इस तरह ये कहा जा सकता है कि इंतखाबात के हवाले से जो मुहैया जारी थी वो बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है और ये बाकायदा एक प्रोसेस शुरू हो चुका है जो कि कागजी तौर पर और तहरीरी तौर पर एक रिकॉर्ड पर चीजें आना शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त कागजात नामजदगी का हसूल और उन्हें जमा करवाने के लिए बाकायदा जो मुय्यना वक्त है उसका आगाज हो चुका है। गो कि आज पहला रोज है, इसलिए बहुत ज्यादा कोई अभी नहीं देखा जा रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 1 से 2 रोज 3 रोज ये सिलसिला जारी रहेगा। उसमें सारों उम्मीदवार अपने हामियों समेत यहाँ पर कागजात जमा करवाएंगे और इंतखाबी अमल का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, दूसरा ये भी बता दें हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को भी जाहिर साहब कि क्राइटेरिया क्या रखा गया है इस हवाले से, कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से या हासिल करने के हवाले से, कितनी फीस होगी और बाकी मामलात क्या होंगे? जाहिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जाहिद साहब से दोबारा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे आम इंतखाबात के हवाले से जिसकी गहमा गहमी इस वक्त ज़ोरों शोर से चल रही है और तैयारियां भी जारी व सारी हैं और 30 सूबाई और 14 कौमी हलकों में रिटर्निंग अफसरान तैनात किए जाएंगे और जबकि बताया जा रहा है कि 88 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान 44 हलकों में अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो देंगे। और इसके अलावा जो सबसे एक कह लें कि अच्छी बात है कि इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज की तारीख दी है कि आज से जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज से अपनी जो कागजात हैं, कागजात नामजदगी वो हासिल कर सकेंगे। आज से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके कागजात नामजदगी इजरा से मुतल्लिक पब्लिक नोटिस भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया था और जो उम्मीदवारों की जो इब्तदाई फहरिस्त होगी वो 23 दिसंबर को जारी की जाएगी और जबकि कागजात नामजदगी की जो स्क्रूटनी है वो 24 से 30 दिसंबर तक होगी। पहले कुछ चहमगोइयाँ चल रही थी, इलेक्शन कमीशन की तारीख तो सामने आ चुकी थी लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ चहमगोइयाँ इस तरह की चल रही थी कि शायद इलेक्शन थोड़े से डिले हो सकते हैं या आगे चले जाएंगे या मुलतवी हो जाएंगे, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। तमाम तर जितनी भी पार्टीज़ हैं, जमातें हैं, उनकी तरफ से अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी गई है। इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से और इसके अलावा बाकी जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पर पीटीआई की तरफ से भी अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी गई है। और अब जो जितने भी कागजात नामजदगी के हवाले से आज जो उम्मीदवार हैं वो
अपने जो कागज़ात हैं वो आज हासिल कर सकेंगे। क्राइटेरिया रखा गया है, उसके बाद उसको सबमिट कराएंगे और कुछ क्राइटेरिया के मुताबिक देखेंगे कि किन के एक्सेप्ट होते हैं और किन को दोबारा से वो जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये आज की सूरत हाल थी, इलेक्शन की सूरत हाल थी, इस पर हमने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं और अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज कुछ ख़ास वो लेकर आए हैं हमारे लिए। तो वो क्या है मैं नहीं बताऊंगी, वो ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। आज हमने सोचा कि बजाय हम किसी किताब को डिस्कस करने के, क्यों ना एक ऐसी फ़िल्म को डिस्कस किया जाए जिसका तज़किरा हज़ारों किताबों में है। और ये फ़िल्म एक बायोपिक है और बल्कि एपिक है कहना चाहिए, और वो है नेपोलियन। ताज़ा रिलीज़ हुई है और पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ़ सिनेमा घरों में मौजूद है। तो इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे, जैसे हम किताब के तकरीबन हर पहलू पे गौर करते हैं इसी प्रोग्राम में, किताब की इशाअत तबात पर भी गौर करते हैं, उसके कंटेंट पे भी गौर करते हैं और उसके मुसन्निफ़ पे भी गौर करते हैं और उसकी क़ारीन तक जो रिसेप्शन है उस पर भी गौर करते हैं। ऑल डायमेंशंस हम कवर करते हैं। इसी तरह कोशिश करेंगे कि नेपोलियन के हवाले से भी आज हम बात करें। तो नेपोलियन फ़िल्म अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है और इसको मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ आईमैक्स में जाके देखने का। तो मुझे एक नेचुरली एक तजस्सुस पैदा हुआ कि क्या वाज इट शॉट एट आईमैक्स एज वेल या 70 mm पे इसको शूट किया गया। तो मैंने जब रिसर्च की तो पता चला कि या ये ना तो 70 mm पे शूट हुई है, जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन जो है वो करता है काम कि वो 70 mm पे शूट करता है, आज भी आईमैक्स पे शूट करता है। ओपनहाइमर उसने इसी तरह शूट की है। और ना ही ये दुनिया भर में सिर्फ आईमैक्स में मौजूद है, बल्कि तमाम डिजिटल सिनेमाओं में ये पाई जाती है। तो इसका मतलब है कि इसको एनहेंस करके, इसको डेवलप करके आईमैक्स के लिए बनाया गया। तो ये हर जगह पे आपको मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि रिडले स्कॉट जो है वो अब देखें 80s में, मतलब उनकी उम्र देखें आप, माशाल्लाह जो 8वां अशरा है ज़िंदगी का वो उसमें है। तो उसके बावजूद उन्होंने ऐसा काम किया है कि आप फिल्म के कंटेंट से जितना मर्ज़ी इख्तिलाफ़ करें, फ़िल्म की जो सिनेमैटिक अपील है उससे मफ़र मुमकिन नहीं है। आप उसमें खो जाते हैं और ऐसी ऐसी शानदार चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि आप हैरत ज़दा रह जाते हैं। मुझे सबसे पहले जिस चीज़ ने खींचा वो इसका साउंड डिज़ाइन था। बहुत अच्छा साउंड डिज़ाइन था। मुझे क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्म याद आती है डंकर्क, जिसमें मुसलसल साउंड के ज़रिए, विजुअल्स तो हैं ही, साउंड के ज़रिए उन्होंने एक टेंशन क्रिएट किए रखी और टेंशन जो है ना वो ग्लूड रही देखने वाले को कि देखें कि सही आगे होता क्या है। तो उन्होंने डिज़ाइन इस तरह का किया अपने साउंड को। बड़ी मेहनत करते हैं। समझदार लोग ये कहते हैं कि सिनेमा इज़ 40% विजुअल्स एंड 60% साउंड। तो साउंड पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी। आपको ADR अलग करना पड़ता है और साउंड का पूरा डिपार्टमेंट होता है और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, अच्छे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ पे। तो इन्होंने भी साउंड पे बड़ा शानदार काम किया है। आपको घोड़े की टापों की आवाज़ें, ज़ाहिर है वो फॉली साउंड्स को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, फिर जिस तरीके से उनके एडिटर्स ने उनको जोड़ा, और उसके अलावा जो उसका स्कोर है वो बड़ा शानदार है, और फिर डायलॉग्स जो डिलीवरी है उसकी जो साउंड है वो बड़ी शानदार है, और हवाएं चलना और बर्फ़ की आवाज़ और ये सारी चीज़ें बड़ी ही बारीक और बेहतरीन डिटेल्स हैं जो उसने सिनेमा स्क्रीन पे दिखाई और सिनेमा के स्पीकर पे सुनवाई हमें। और दूसरा, लेकिन मैं एक और तरफ इशारा करूंगा कि मुझे हैरत हुई कि जिस तरह हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आपने जो शूट किया है सिंपल कैमरे से, अब इसकी कलर करेक्शन करें, इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, इसको सिनेमैटिकली अपीलिंग करें, क्योंकि हमने कलर ग्रेडिंग के बगैर कभी भी कोई चीज़ रिलीज़ नहीं करते। तो वो बगैर महसूस ही हो रहा था कि इतनी शानदार और इतनी शहनशाह आप दिखा रहे हैं, उनके महल्लात दिखा रहे हैं, हर चीज़ शाहाना है, लेकिन उसमें वो शाहाना ग्रैंडर क्यों नहीं है। जैसे कि संजय लीला भंसाली की फिल्मों में शाहाना ग्रैंडर होता है, वो एक आम क्रॉकरी की चीज़ भी है, तो उसमें आपको लगता है कि इसमें एक रॉयल एक अपील है, रॉयल लुक है, इसमें वो नहीं थी। डल कलर्स इस्तेमाल किए, लेकिन बाद में मैंने उसको देखा मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर, छोटी स्क्रीन्स पर, मिनी स्क्रीन्स पर, बड़ी स्क्रीन्स पर, हर जगह पे कलर्स तो वैसे ही हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिनेमा के प्रोजेक्टर का मसला था। तो इसका मतलब है कि रिडले स्कॉट जो बहुत सीनियर हैं, जो इस जॉनरा के माहिर हैं, जो वॉर फिल्में या एपिक फिल्में या जो पीरियड फिल्में बनाते हैं, उन्होंने ये जानबूझ के काम किया। और जानबूझ के काम क्यों किया, मुझे इस पे कुछ थोड़े से एक दो चीज़ें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मसलन योआकिन फीनिक्स बहुत शानदार अदाकार हैं,
अपने हेयर लिप के बावजूद उन्होंने हर एक शख्स को मुतासर किया। जोकर अभी ताज़ा तरीन उनका काम था और लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दी उनको, उनके काम को। उनको नेपोलियन के रोल में कास्ट किया और उसके साथ साथ वेनेसा कर्बे वो जोसेफिन थी। अब इन दोनों को डाल के स्क्रीन टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा लिया और गोया ये नेपोलियन का राइज एंड फॉल के बजाय ये उसकी लव स्टोरी बन के रह गई। आपको वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें उसके लेटर्स हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तमाम वाक़यात होते नज़र आते हैं। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो ग्लोटिन गार्ड के जो शहज़ादी का जो मलिका का सर काट दिया गया था, उसके बाद ऑनवर्ड्स जैसे नेपोलियन ने राइज़ किया, उस दौरान में उसकी बीवी का जो किरदार रहा वो बड़ा प्रोमिनेंटली उन्होंने दिखाया। अब उसकी बीवी को उसके साथ मूव अराउंड करते हुए, जंगों के महाज से अपनी बीवी के लिए वापस आते हुए, इजिप्ट से वापस आते हुए फ्रांस, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मज़का खेज़ थीं। तो मुझे कहीं कहीं पे बाकायदा ये नेपोलियन मस्खरा लग रहा था। कहा तो ये जाता है कि ये बाज़-औक़ात मस्खरापन करता था, लेकिन रिडले स्कॉट ने इसको ज़्यादा इसको एनहांस कर दिया, इसको लार्जर दैन लाइफ बना दिया, यूँ समझ लीजिए। तो उससे ये लगा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म बन गई है और एक ख़ास माइंडसेट के साथ बनाई गई है। और आप जानते हैं कि ये जो ब्रिटिश और फ्रेंच इनके कल्चर्स का क्लैश है और हर जो रूटीन से हट के चीज़ होती है उसको फ्रेंच बताए बगैर आप छुट्टी कर लें तो ये फ्रेंच लीव बन जाती है, और अगर दाढ़ी पूरी ना हो आपकी तो वो फ्रेंच कट बन जाती है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि फ्रांस में घोड़े बिकते हैं, तो ये भी एक फ्रेंच कल्चर है। तो इन्होंने इस अंदाज से नेपोलियन को बनाया। आप इस अंदाज से देखिएगा तो आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा कि ये दरअसल नेपोलियन को बड़ा किया गया है या छोटा किया गया है। ये बहरहाल एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, ख़ास माइंडसेट के साथ है, लेकिन इस फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन आपको मुतासर करेगा और बहुत ज़्यादा। अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज उन्होंने किसी किताब का तारुफ नहीं हमारे साथ कराया। आज उन्होंने एक फ़िल्म है जो कि द फेमस करेक्टर ऑफ कह लें कि पास्ट है, नेपोलियन, उसके ऊपर एक बायोपिक बनाई गई है हॉलीवुड की तरफ से, और वो इस वक्त सिनेमा घरों की जीनत भी बनी हुई है। और जो लोग हिस्ट्री के शौकीन अफराद हैं, जो लोग हॉलीवुड की मूवीज़ देखना चाहते हैं, तो वो ज़रूर जाके, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी सिनेमा हैं, लाहौर के सिनेमाज़ हैं, वहाँ पर ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, वहाँ पर लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो अच्छा रिव्यू था, उन्होंने भी देखी, अहमद साहब ने भी देखी, और उसके बाद उन्होंने ख़ास तौर पर ये रिव्यू हम लोगों के लिए दिया है कि अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं। तो आज के लिए अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ शहर लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं। और शहर लाहौर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और 24 घंटे की जो डेडलाइन थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि शहर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन आज से स्टार्ट होने वाला है। तो मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, इमरान अकबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं कि डेडलाइन तो ख़त्म हो गई है, तो आज से बाकायदा तौर पर जो ऑपरेशन है वो तजावुज़ात को हटाने के हवाले से वो शुरू किया जाएगा। तो किस तरह का प्लान किया गया है, किस तरह इन तमाम तर चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर पे। बताइएगा, डेडलाइन आज की ख़त्म हो चुकी है और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है ना ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, ग्रैंड ऑपरेशन, कि जितने भी गैर कानूनी तजावुज़ात हैं वो पूरे लाहौर में फैले हुए हैं और उनको हटाने के हवाले से तो क्या प्लान आउट किया गया है इंतज़ामिया की तरफ से? मनीबा जी, बहुत शुक्रिया। चूँकि वज़ीर पंजाब की तरफ से हफ्ते के रोज़ 72 घंटों की डेडलाइन दी गई थी, मगर उसके बाद 24 घंटों की तोसीह की गई और आज ये डेडलाइन खत्म हो चुकी है, अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। आज 20 दिसंबर है और बुध के रोज से 11 बजे से लेकर 4 बजे तक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। जो आज का दिन का प्लान है वो ये है कि वज़ीर पंजाब की हदायत पर शहर लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक रवानी को मुतासर करने वाले तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शादरा मोड़ से इमामिया कॉलोनी, फाटक मार्ट रोड और समली चौक से अनारकली चौक तक किया जाएगा। इसी तरह रायगढ़ रोड, बाबू साबू और अब्दुल जब्बार ईरी रोड, फिरोजपुर रोड से कैंची, अमर सिद्धू और इसी तरह कनार रोड से हरबंसपुरा और अलामा इकबाल रोड से चुबुर्जी था यतीमखाना चौक तक किया जाएगा। ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और 6 सड़कों पे आज के रोज ऑपरेशन करने का प्लान है इंतजामिया और कॉर्पोरेशन का।
ऑपरेशन में 5 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी की जेर निगरानी किया जाएगा। लेकिन मुझे बताइएगा, क्या इमरान इनके साथ पुलिस भी होगी? बिकॉज जिस तरह हमने पहले भी बात की थी इसके ऊपर, पूरे टॉपिक के ऊपर आपसे, क्योंकि पुलिस इनके साथ ताउन नहीं करती है, वो इनके साथ होती नहीं है, तो जब मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जब तजावुज़ात हटाएंगे तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, तो क्या पुलिस इनके साथ उस वक्त होगी वहाँ पर मौजूद? जी बिल्कुल, मैं इसी तरह भी जा रहा था कि ऑपरेशन में कॉर्पोरेशन के 700 से ज्यादा रेगुलेशन एहलकार हिस्सा लेंगे, जबकि ऑपरेशन में पुलिस की 6 रिजर्व, रेस्क्यू 1112, एलडीए, एलडीएमसी और पार्किंग कंपनी के एहलकार मौजूद होंगे। अच्छा। इसी हवाले से जो ऑपरेशन है ये 6 सड़कों पे आज के प्लान के मुताबिक किया जाएगा, और जो सड़कें हैं वहाँ पे चाहे ठेले हों, चाहे रेहड़ियाँ हों, चाहे कोई भी हो, उनको उठाया जाएगा और FIR का दराज करवाया जाएगा। इस वजह से डीसी लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर राफी हैदर का कहना है कि शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो आज से 11 बजे से शुरू कर दिया जाएगा, और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस के साथ ज़िला इंतज़ामिया जो है वो पुलिस के हमरा ऑपरेशन करेगी, जिसमें तमाम महकमे जो है अपनी हाजिरी यकीनी बनाएंगे। लोग रज़ाकाराना तौर पर खुद तजावुज़ात हटाएं, अपनी रेहड़ियाँ ना लगाएं, सड़कों को कुशादा करें। तजावुज़ात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। तजावुज़ात लगाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारियां कितनी भी होंगी। टीम जो है वो टोटल बनाई जा रही हैं इस पूरे ऑपरेशन के लिए, इमरान? जी मनीबा, ये 6 सड़कें हैं और 6 टीमें बनाई गई हैं, अच्छा। और असिस्टेंट कमिश्नर और मुतलका डीएसपी जो होंगे ठीक वो है। उनकी जेर निगरानी ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन की तैयारियां तो मुकम्मल है। तजावुज़ात अब यही प्रेशर चल रहा है कि जनरल इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू होने जी, हो रही हैं, और इसके हवाले से तजावुज़ात ऑपरेशन सियासी कशमकश का शिकार होने की चैम गोलियां भी की जा रही हैं, मगर अब देखा जा रहा है कि तजावुज़ात हटाकर सड़कें खुली होती। अच्छा, लेकिन लास्ट पे इमरान, मैं आपके तजुर्बे के हवाले से या आपका ओपिनियन ख़ास तौर पर लेना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है, आपके ओपिनियन में, कि ये जो ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है तजावुज़ात के हवाले से, ये कामयाब हो पाएगा? आपका ओपिनियन क्या कहता है? बिकॉज़ आप रोज़ाना की बुनियाद पर फील्ड में जाते हैं और आपने ये देखा भी, इससे पहले भी इस तरह के कई मरतबा ऑपरेशंस किए गए हैं, लेकिन क्या इस मरतबा ये कामयाब हो पाएगा? देखिए मरीबा, चूंकि 2018 में भी ऑपरेशन किया गया था और इतना हैवी ऑपरेशन किया गया था कि जिसमें तो मौजूदा जो मार्केट ताजर थे उनकी चीखें निकल गई थी और बरामदे खाली करवाए गए थे, और अच्छे खासा जो ऑपरेशन है वो करके शालम मार्केट जैसी मार्केट को खुला किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट था। अभी देखते हैं इस ऑपरेशन में, ये ऑपरेशन जो है वो किस नौयत का होता है, जिसमें सिर्फ खाली डेढ़ी बातों को उठाया जाएगा, ठेलों को उठाया जाएगा, जो यहाँ रास्तों में बैठे मोटरसाइकिल मैकेनिकों को उठाया जाएगा, या सिर्फ ये टावा टावा ऑपरेशन करते हैं। मगर मकसद ये कहने का है कि ये ऑपरेशन जो है ये डे बाई डे होते हैं। जाहिर बात है 4 दिन से जो है अल्टीमेटम दिया जा रहा है, हो सकता है 7 दिन के लिए लोग अपना रोजगार ना लगाएं, रेहड़ियां ना लगाएं और उसके बाद फिर आ जाए। ये अब मौजूदा सूरत हाल में यही देखा जाएगा कि कैंप लगाने का क्या फायदा होता है, वहाँ पे पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्या करती है, कॉर्पोरेशन ज़िला इंतजामिया क्या करती है, इनकी हिकमत अमली क्या होती है, क्योंकि इलेक्शन की आमद है और तमाम अफसरान की ड्यूटियाँ कल से लग चुकी हुई हैं, इनकी वर्कशॉप्स भी होनी है, इन्होंने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी करना है, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर भी यही है और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी यही लोग हैं। अच्छा। अब ये देखना यह है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में कितना कामयाब होते हैं। मतलब इन्होंने इलेक्शन के हवाले से भी इन्हीं रिटर्निंग अफसरान ने देखना है, और ये जो तजावुज़ात के हवाले से जो हो रहा है वो भी इन्हीं अफसरान ने इंश्योर करवाना है। ठीक है जी, इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे, और शहर में जो भी तजावुज़ात के हवाले से क्रैकडाउन करने का जो प्लान था उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, इसमें डिटेल में हमने बात की है। और वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से जनाब ये अल्टीमेटम दिया गया था, पहले 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया था जो कि कल ख़त्म हो चुका था, फिर दोबारा से 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया था, वो भी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑपरेशन है, ग्रैंड ऑपरेशन गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से, उसको
ऑपरेट किया जाएगा, उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। पुलिस उसमें मौजूद होगी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन उसमें मौजूद होगी, ट्रैफिक पुलिस उसमें मौजूद होगी, और ये सारे कंसर्न्स डिपार्टमेंट मिलकर आज का ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। और ये सिर्फ आज ऑपरेशन नहीं होगा, आज 6 अहम शाहराहों को टारगेट किया जाएगा और इसी तरह डे बाय डे इस ऑपरेशन को वसी किया जाएगा और तमाम तो जितनी भी और अहम शाहराहें हैं जहाँ पर जितने भी गैर कानूनी तजावुज़ात बनाए गए हैं उनको मिसमार कर दिया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। जितने भी रेडीबान वहाँ पर खड़े होंगे, जितने भी स्टॉल्स वहाँ पर सजे होंगे, जो चीज़ें भी गैर कानूनी वहाँ पर मौजूद होंगी, उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया जा रहा है और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ ये ऑपरेशन किया जाएगा। तो जो लोग हमें देख रहे हैं और जब जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है और अगर आप इन चीज़ों में मुलव्वस हैं तो आज आप इसका ख़ास करके ख्याल रखें, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस का बोला गया है। सीएम पंजाब की तरफ से एफआईआर भी दर्ज होगी, सज़ाएं भी होंगी और उसके साथ साथ जनाब जुर्माने भी अदा करने पड़ेंगे। पहले ये होता था कि जब ऑपरेशन किया जाता था और 2018 में भी जिस तरह इमरान बता रहे थे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ कि बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, लेकिन जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं और जुर्मानों से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो जुर्माने दे देते हैं और दोबारा से उसी जगह पर आकर अपना कब्ज़ा जो है ना वो जमा लेते हैं। इस दफ़ा उन्होंने ये प्लान आउट किया है, ये प्लान का हिस्सा है कि आप लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद होंगे, जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, एक तो उनका सामान कब्ज़े में ले लिया जाएगा, दूसरा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, उन्हें जेल में भेजा जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी उन्हें अदा करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। तो देखते हैं कि जनाब इसकी एग्जीक्यूशन कितनी अच्छे तरीके से होती है और क्या ये ग्रैंड ऑपरेशन कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता। तो इस हवाले से इमरान हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और मसले के हवाले से जनाब बात कर लेते हैं। वो ये है कि लाहौर के 10 मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश का तजुर्बा किया गया और मैंने ये तजुर्बा मॉल रोड के तरफ देखा और ये पाकिस्तान की तारीख की पहली आर्टिफिशियल रेन थी जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के ताउन से की गई और इस मकसद के लिए UAE की टीम और तैयारे गुज़श्ता 10 दिन से लाहौर में थे, लेकिन बादल उनको पकड़ाई नहीं दे रहे थे। UAE काफ़ी अरसे से जो मसनूई बारिश है या क्लाउड सीडिंग है उसमें बहुत आगे है और लाहौर में मसनूई बारिश के वक्त वासा और रेस्क्यू के महकमे को अलर्ट भी जारी कर दिया गया था और इस मशक का एक बड़ा मकसद लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसको कम करना था, क्योंकि लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर ही मौजूद होता है और इस मशक के नताइज वाज़े तौर पर हमें नज़र आए हैं, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी के इंडेक्स में बतदरीज कमी वाक़ई हुई है। बहरहाल दूसरी तरफ देखा जाए तो फॉग की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर होती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है क्योंकि मौसम जो है वो सर्द होता जा रहा है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल रेन का तजुर्बा किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट किया गया है मसनूई बारिश का, तो ये तजुर्बा बहुत ही कामयाब रहा है। तो इसके ऊपर कितनी लागत आई है और इसका तजुर्बा कितना कामयाब रहा है, क्या फीडबैक मिला है महकमे को, इस हवाले से बात कर लेते हैं। बिलाल अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सूबाई वज़ीर माहौलियात हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस अहम मसले के हवाले से। बिलाल साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा बिलाल साहब, ये बातें चल रही थी और आखिरकार इसको एग्जीक्यूट कर लिया गया, इस प्लान को। आर्टिफिशियल रेन जो थी इसका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो है ना इसको किया गया है और बड़ा तजुर्बा कह लें कि कामयाब तजुर्बा रहा है। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आप लोगों को, इंतज़ामिया को इस आर्टिफिशियल रेन के बाद? क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था ना कि अच्छा ये एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा कि इसमें इसकी वजह से जो स्मॉग की सूरत हाल है उसमें कमी वाक़ई होगी। एक चीज तो जी प्रूवन है कि जब भी बारिश होती है, हाँ जो आपकी पार्टिकल्स हवा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं वो पानी के साथ जो है सेटल हो जाते हैं। जी। और पहले भी 2 दफा इन द पास्ट लाहौर के अंदर दिस सीजन जब बारिश हुई तो आपका AQI जो है 100 के अराउंड आ गया, जो कि
नॉर्मली ऑल थ्रू आउट द ईयर आपका AQI होता है, लेकिन वो जो 300 और 400 की रेंज में चला जाता है वेयर इट इज हैजर्डस, उस टाइम के ऊपर हम लोगों ने पहले भी कोशिश की कि हम आर्टिफिशियल रेन करें, जिसके लिए हम लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट का एक क्रॉप प्रोटेक्शन का इदारा होता है जो कि इन द 90s जो है वो प्लेन्स यूज करके पेस्टिसाइड्स जो है वो स्प्रे किया करता था। उनके प्लेन्स हम लोगों ने पहले कमीशन करने की कोशिश की है कि वो चल जाए, लेकिन वो कोई 10-15 साल से उड़े नहीं थे और जितनी उनके ऊपर लागत आ रही थी तो वो पॉसिबल नहीं था कि हम वो प्रोजेक्ट कर सकते। देन वी रिक्वेस्टेड द UAE गवर्नमेंट एंड उन लोगों ने दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज भी हमें दिए। हमारी टीम्स ने अब ये काम होते हुए अपने सामने देख लिया है, और अगर आपको मैंने आपकी टीम के साथ वीडियो भी शेयर की है, जी साथ साथ हो रहा है। हाँ जी, वो बहुत मुश्किल एक सोल्यूशन नहीं है। वो प्लेन के एक सिंपल प्लेन के जो कि एक सर्टेन हाइट पे जा सकता है, उसकी विंग्स के ऊपर जो है एक अटैचमेंट लग जाती है जिसके बाद फ्लेयर्स लग जाते हैं। वो रिमोट कंट्रोल फ्लेयर्स अंदर ही बैठ के पायलट जो है जब वो क्लाउड्स में से गुजरता है तो प्रेस करता है तो वो फ्लेयर उस सॉल्ट को स्प्रे कर देता है इनटू द क्लाउड व्हिच इज कॉल्ड क्लाउड सीडिंग। ओके, जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था वो अभी फील के उससे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो हमें आ गया है। अच्छा। कि जी ये काम करें तो ये बारिश हो जाएगी, लेकिन जितनी बारिश हम चाह रहे थे उतनी हुई नहीं। इवन तो AQI आपका 300 से लेके 200 के राउंड आ गया था, वी वर एमिंग फॉर मोर। कि जब जैसे पिछली दफा भी बारिश हुई, लेकिन एटलीस्ट हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया, वी नो हाउ इट इज डन। तो इन द फ्यूचर इंशाल्लाह वी हैव अ मीटिंग लेटर इन द वीक जिसके अंदर टीम्स हमें सजेस्ट करेंगी कि अब हम क्या क्या मॉडल्स ले सकते हैं। क्या हम ये अटैचमेंट बना के रख लें और जहाज रेंट पे ले लें व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट। एक तो बिलाल साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या इसके ऊपर हमारा कोई एक्सपेंस भी आया है, हमारे भी पैसे लगे, हमारे भी फंड्स लगे हैं? बिकॉज सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो था बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर इसके ऊपर इतना पैसा लगाया जाएगा और अगर ये कामयाब ना रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हमारे जो फंड्स हैं वो ही ज़ाया होंगे। तो लगभग कितना एक्सपेंस आया है हमारा इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर? जी, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर गवर्नमेंट एक्सचेंजर के ऊपर 0 इफेक्ट आया है। ओके, वाओ। 1 रुपया हमारा खर्च नहीं। एंड द UAE गवर्नमेंट अगेन वाज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने हमें पहले नॉट ओनली फैसिलिटेट बल्कि अपने रिसोर्सेज जो है इतनी 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि UAE के अंदर तो वो ऑलमोस्ट डेली क्लाउड सीडिंग कर रहे होते हैं, नॉट जस्ट ओवर दुबई और अबू धाबी। उनको UAE से कंट्री के ऊपर जहां एक क्लाउड नजर आता है तो वो उधर सीडिंग कर देते हैं, क्योंकि उनका अंडरग्राउंड वाटर का इशू है। उनको बारिश कहीं भी मिल जाए तो वो उनको लॉन्ग टर्म फायदा ही देती है। सो दे डू अबाउट 1000 सॉर्टीज, यानी एक साल के अंदर 1000 दफा वो जो है क्लाउड सीडिंग कर रहे होते हैं। एंड इवन इन दैट उनकी टीम ये बता रही थी कि अगर आपकी सारी कंडीशंस जो हैं आर वेरी कंड्यूसिव, यानी 100% आपके क्लाउड्स वही हैं, आपकी ह्यूमिडिटी वही है, हाइट वही है, फिर भी अगर आप 10 दफा सीडिंग करते हैं तो 2 या 3 दफा आपको अपना डिजायर्ड आउटकम मिलता है। 7 दफा तब भी नहीं मिलता। So it is क्योंकि you're playing with nature, आप nature को alter करने की सपोज बिलाल साहब अभी तो UAE की तरफ से ये सारा एज अ गिफ्ट समझ लें कि हमें ये मिला है और हमने किया है, हमारा 0 जो है ना एक्सपेंस आया है इसके ऊपर, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें खुद ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, खुद सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, तो फिर हमारा कितना लगभग एक्सपेंस आ सकता है? इसके हवाले से कोई आप लोगों ने प्लान आउट किया या कोई डेटा हमारे सामने आया? देखिए, इसके अंदर मेन जो आपकी कॉस्ट आएगी ना, अगर आप डिसाइड करते हैं कि प्लेन आपने लेके रखना है तो उस प्लेन की कॉस्ट होगी, लेकिन हम अगर डिसाइड कर लेते हैं कोई ऐसा मॉडल बन जाता है कि हम जिस जगह के ऊपर जब रिक्वायर्ड हो हम लोग उस पे अटैचमेंट लगाएं और रेंट कर लें तो फिर उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अटैचमेंट जो है इट डज नॉट हैव अ वेरी हाई कॉस्ट। टेक्नोलॉजी की कोई इतनी हाई कॉस्ट नहीं है। सो अभी एट द एंड ऑफ दिस वीक जो मीटिंग का मैंने आपसे जिक्र किया उसके अंदर हमें 2-3 ऑप्शंस दी जाएंगी, जिसके ऊपर फिर CM साहब एक लॉन्ग टर्म के इन द फ्यूचर हम लोग क्या कर सकते हैं उसके ऊपर डिसीजन देंगे, तो तब मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। ज़रूर। अच्छा, दूसरा बिलाल साहब मैं ये जानना चाहूँगी, बिकॉज़ ये निगरान गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो बाकी सारी वजारतें भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। हमारे जो CM पंजाब हैं
नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी वजह से हमने देखा है कि हंगामी बुनियादों पर तमाम तर चीज़ें, तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स जो थे, उनको स्टार्ट भी किया गया और उनको बर वक्त जो है ना वो ख़त्म भी किया गया है। और दूसरा, आपकी वजारत के ऊपर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक कह ले कि चैलेंज था, आपको चैलेंजिंग वजारत आपको मिली थी कि क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और लाहौर के लिए, हमारे लिए तो ये बड़ी आम सी बात हो गई थी कि हमने जनाब ये मुजरे सेहत फ़ज़ा में सांस लेना है और हर साल ये चीज़ें कंडीशन कह लें, सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही थी। तो आपने इससे किस तरह कोप अप किया? पिछले 6 महीने में कितनी रिसर्च की जा रही थी आपके अंडर, बाकी लोगों को किस तरह प्लान आउट किया गया और मज़ीद कोई प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं आप? जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देखिए, हमें जितना टाइम मिला है, हमने एज टेक्नोक्रेट्स अपने डिसीजंस राइट टाइम के ऊपर डिफिकल्ट डिसीजंस किए हैं। वी टोटली डिपेंड कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, जिसके अंदर बहुत स्मार्ट लोग भी बैठे हुए हैं, वो हम लोगों को क्या सजेशंस देते हैं और उसके ऊपर हम लोग सही टाइम के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से चीजें आगे मूव करती नजर आ रही हैं। The capacity is there, willpower was there, तो alhamdulillah we were able to deliver. थैंक यू सो मच। बिलाल अफजल, निगरान वज़ीर माहौल, हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, कॉन्वर्जेशन रही। बिलाल साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने इंपॉर्टेंट स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और आर्टिफिशियल रेन के ऊपर, माहौल के ऊपर हमने बात की है और बड़ा अच्छा कामयाब तजुर्बा रहा है। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद भी इस हवाले से जो एक्सपेरिमेंट्स वो किए जाएंगे और माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से कोई पॉलिसीज़ जो है ना वो बनाई जाएंगी। तो ऐसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, मिलती हूँ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से और ख़ासतौर पर सर्दियां जब आती हैं तो जनाब पुरानी से पुरानी दर्दें निकल आती हैं और आपको याद दिलाती हैं कि यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ पे कोई ज़ख़म हुआ था आपको और उसकी वजह से अब दोबारा से आपको दर्द बर्दाश्त करनी पड़ती है। और ये सिर्फ़ एक दफ़ा नहीं होता, ये हर साल आपको ये दर्दें जो है ना वो महसूस करनी पड़ती हैं और उनसे लड़ना पड़ता है आपको। तो चूँकि सर्दियां हैं और सर्द मौसम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इसमें इजाफा होता जा रहा है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उसके साथ साथ अपनी बॉडी टेम्परेचर का भी ख़ास करके ख्याल रखना है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, पाँव की हड्डी, टांग की हड्डी या जिस्म की कोई भी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, या समझ लें कि बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो हमारे यहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनको लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अभी भी वो जो रवायती तरीके अपनाए जाते थे, पहले अपनाए जाते थे, अभी भी उन्हीं चीज़ों को अपनाया जाता है, उन्हीं को अडेप्ट किया जाता है और उन्हीं लोगों के पास जाया जाता है। पहले एक तसव्वुर किया जाता है पहलवानों का, या जिन्हें जरा कहा जाता है, उनके पास जाया जाता था कि जनाब हड्डी चढ़ा लेंगे, या कोई अगर मोच आ गई है या आपका मसल जो है ना वो फट गया है तो आपने फ़ौरन से जरा के पास जाना है, क्योंकि वो एक कॉस्टली नहीं होता, दूसरा कि ईजी एक्सेस होता है, हर किसी के घर के पास ये लोग मौजूद होते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अगर आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है तो जनाब आपका पूरा पोस्चर ख़राब हो सकता है अगर आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो आप को उसके हवाले से क्या मेजरमेंट्स लेने चाहिए। और जो उनसे लोग, बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जनाब वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते, वो एक्सरे कराते हैं और उसके बाद उनके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपको हम लोग जरा के पास लेके जाएंगे। 2-3 महीने वो जरा की पट्टियाँ कराते हैं, वो सारा कुछ कराते हैं, लेकिन उसके बाद जब एंड रिज़ल्ट उनके सामने आता है तो क्या होता है कि हड्डी अच्छे तरीके से जुड़ी नहीं होती है, आपकी टांग की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, आपको चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर आप लोग डॉक्टर्स के पास भागते हैं। फिर आप कहते हैं डॉक्टर साहब अब हमारा ऑपरेशन कर दें ताकि हमारा बच्चा जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो ये आज बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो उस पर बात करने के लिए डॉक्टर फैसल मसूद हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इन कॉन्वर्जेशन हैं। प्रोफेसर हैं ऑर्थोपैडिक यूनिट 2 के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जरा वर्सेस डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक। मैं तो कहूँगी कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि अभी भी जरा के पास जाते हैं कि उनका हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है या मसल पुल हो जाता है, कोई भी चीज़ हो जाती है तो वो फ़ौरन से जरा के पास भागते हैं। तो क्या कहेंगे कि हड्डी टूट जाए तो ऑर्थोपेडिक के पास आना चाहिए, पहलवान के पास जाना चाहिए? देखिए, मैं एक बड़ी बेसिक सी बात करता हूँ। हाँ। ये ऐसे जैसे कि हम रवायती तरीके से हज ऊँटों पे करते थे। हाँ। तो आज भी हम ऊँटों पे क्यों नहीं चले जाते? तो वो ही तरीका है कि हमें अपने साइंटिफिक मैयर्स को, जो कि ये सफ़र जराहों से शुरू हुआ, अच्छा, फिर ह्यूमंस ने, इंसान ने हर चीज़ की एक शक्ल साइंस ने ले ली। इवन कुकिंग भी अब एक साइंस है, ड्राइविंग भी है। इसी तरह अब मेडिकल साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू ए फ्रैक्चर, आपको पता है फ्रैक्चर एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। इसमें ना सिर्फ हड्डी टूटती है बल्कि अंदर ब्लड इकट्ठा होता है। उस ब्लड इकट्ठे होने से एक चीज़ आ जाती है जिसे कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम, और उसको अच्छा डॉक्टर ही जज कर सकता है। आम बंदे को, जैसे ये जरा होते हैं, इनको इतनी तालीम नहीं होती तो वो ये चीज़ें नहीं देख सकते। आपको मैं मज़े की एक बात बताऊँ, इंग्लैंड में भी जो दांत का इलाज और हड्डियों का ये पहलवान ही करते थे। वे बैक 16वीं 17वीं सदी में उन्होंने उनको सिर्फ उन मामलात में एनाटमी पढ़ा दी, उन्हें अंदाजा हो गया। कहते आइज कैन नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट। एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसी तरह जब उन्हें उन चीज़ों का, खतरों का इदराक हो गया, वो प्रैक्टिस छोड़ते गए। यानी कि कई दफ़ा हमें भी कुछ केसेस में सोच में पड़ना पड़ता है कि यार इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें लेना चाहिए कि नहीं। तो ये जरा वगैरह, चूँकि इन्होंने कहीं से रवायती तालीम के अलावा कोई तालीम नहीं ली होती है और सीना बसीना इल्म होता है, तो इनको उन खतरात का अंदाज़ा नहीं होता। तो उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में ये होता है कि हमें इसको 6 घंटे के अंदर अंदर या सर्जरी करनी होती है, या हमें इसको आइस देनी होती है, हाथ को या टांग को ऊंचा रखना होता है। और अगर हम ये मैयर्स 6 घंटे के अंदर ना लें, वो प्रेशर कम ना हो, तो उसमें छाले पड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग, छोटे बच्चे या बड़े लोग, अपने अज़ा से महरूम हो जाते हैं। वो टांग काटनी पड़ जाती है। अगर वो बच भी जाए तो इतनी नकारा होती है कि सिर्फ वो एक डेड ऑर्गन के तौर पे, बॉडी के तौर पे रहती है। अब किसी भी यंग बच्ची ख़ास तौर पे, अगर उसका खुदा न खास्ता बचपन में वालिदैन अपनी आसानी के लिए किसी जरा के पास ले गए और वो फ्रैक्चर जो कि बहुत आसानी से मैनेज हो सकता था, उसमें टाइट पट्टियाँ हो जाएँ या कंपार्टमेंट सिंड्रोम आ जाए, तो उसके लेने के देने पड़ सकते हैं। तो वो सारी ज़िंदगी जो है ना, वो सारी ज़िंदगी आप ना सिर्फ अपाहज होते हैं बल्कि आपको एक माजूरी भी आ जाती है और देखने में एक कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी भी आ जाती है। ओहो, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? मतलब अगर एक ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, बिकॉज अगर हम लोग जरा के पास जाते हैं तो वो मुझे याद है कि बचपन में जब हम लोग देखते थे कि जी स्केल्स रख कर तो वो हड्डी को जोड़ने की कोशिश करते थे, उसके ऊपर जो है ना वो पट्टी कर दिया करते थे। तो ऑर्थोपेडिक या मेडिकल साइंस में इन तमाम तर चीज़ों का हल क्या है, क्या इलाज है? देखिए, मैं तो पहली बात है कि ये कहता हूँ कि मैं इवन प्रोफेसर हूँ, मैं एक्सरे के बगैर कभी हड्डी के इलाज पे कमेंट ही नहीं कर सकता। वो तो एक्सरे के बगैर ही इलाज कर देते हैं। अच्छा, पहले तो ये लोग जराह के पास क्यों जाते हैं? हाँ। एक रवायती है, अच्छा, यानी हमारे बिलीव्स हैं। हाँ जी। दूसरी बात है शॉर्टकट है। दूसरा, हमारे इंप्रेशन ये होता है कि महंगे नहीं है। हालांकि आप ये अंदाजा लगाइए, एक जरा अगर 200 से 500 की पट्टी करता है और वो ऑलमोस्ट हर हफ्ते बुलाता है, हाँ, तो आप पट्टियों को काउंट कर लें। उसके अलावा जो हाथ, अगर खुदा ना खासा कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जो उसका फर्दर ट्रीटमेंट होता है, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा आता है। और बाज़ दफ़ा जो अगर इस अमल से बच भी जाएं बच्चे, हड्डी टेढ़ी जुड़ जाए, तो उसको सीधा करने में जो पेचीदा सर्जरी पड़ती है वो फैमिली को उस 500 रुपए से कई गुना ज़्यादा महंगी पड़ती है और वो रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है ना कि हमने ऑपरेशन नहीं कराना, इसलिए हम लोग जरा के पास चले जाते हैं। दूसरी वजह यही खौफ है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो लंबे काम में डाल देगा। हमें प्लास्टर से लोग डरते, डॉक्टर साहब प्लास्टर करवाएंगे तो जिल्द गल जाएगी। मैं उन्हें कहता हूँ कि खारिश हो सकती है, कोई अंदर उलझन हो सकती है, लेकिन प्लास्टर जिल्द के लिए नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। देखिए, हेल्थ में रेगुलेटरी बॉडीज हैं। अगर प्लास्टर्स या बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में लोगों का वहम है, जैसे कमर के टीके के बारे में बहुत सारी खवातीन कहती हैं ये नहीं लगवाना चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर ये डेंजरस होता तो हेल्थ अथॉरिटीज़ इनको बंद कर देती, बैन कर देती। तो प्लास्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो लोग जाते हैं खौफ की वजह से, आसानी की वजह से, रवायात हैं और अकायद हैं। अच्छा, उसके बाद कई दफ़ा हमारे पास आने के बाद जब वो कोई सर्जरी का अमल सुनते हैं तो फिर वो भाग जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। कई दफ़ा हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जरा को दिखा लूँ, तो मैं उन्हें ऐसे ही कहता हूँ कि ऐसे जैसे आप किसी एक अकीदे वाले बंदे से दूसरे अकीदे वाले के बारे में पूछें तो वो आपको क्या जवाब देगा? हाँ, तो वो यही कहेगा कि आपकी मर्जी है भाई, आपने जो भी करना है आप कर लें। हाँ। देखिए, हर चीज़ एक साइंस है। हड्डी टूटने का अमल बहुत ही सेंसिटिव होता है। अच्छा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम से लेके इसके अंदर इन्फेक्शन होने तक, फिर हड्डियों के जुड़ने तक। अच्छा, बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं जो जुड़ भी जाएं
तो अगर हम जब तक उनको वक्त पे चला ना दें तो वो बाजू, कोनी, जोड़ जाम हो जाता है, जिसको स्टिफनेस कहते हैं। आपकी हड्डी बहुत अच्छी जुड़ गई लेकिन आपका घुटना एक फिक्स्ड एंगल में फिक्स हो गया, आप मोड़ नहीं सकते, तो वो भी डिसेबिलिटी आती है। तो अब सारी दुनिया इवन मेडिकल साइंस में भी हम प्लास्टर से सर्जरीज की तरफ आ गए हैं ताकि पेशेंट को बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलाते ज़िंदगी में वापस भेजा जा सके। अच्छा, दूसरा डॉक्टर फैसल मुझे ये बताइएगा कि हमारे जिस्म का, जैसे हड्डियों की हम बात करें, लेकिन हमारे जिस्म का कौन सा ऐसा अज़ा है जिसकी अगर हड्डी टूट जाए, वैसे तो हमें फ़ौरन से ही जाना चाहिए, कम से कम वक्त में ऑपरेशन कराना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, लेकिन वो कौन सा अज़ा है जिसकी अगर हड्डी टूट जाए तो फ़ौरन से ही जो है हमें जाके ऑपरेशन कराना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, बिकॉज़ वो हाई रिस्क पे आ जाता है और अगर ना किया जाए तो वो थोड़ी डेंजरस भी हो सकता है? पहली तो बात है, कोई भी हड्डी जो जोड़ के पास टूटी हुई हो और कोई भी हड्डी जिसके साथ जख्म हो, अच्छा, और कोई भी हड्डी जिसमें आपको लगे कि ये हड्डी टूटी हुई है और बहुत ज़्यादा सोजन हो, उसमें तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और आपको फौरी कोशिश करनी चाहिए। मैंने जैसे कहा, एक होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर होता है कि पहले 6 घंटे बहुत अहम होते हैं किसी भी चोट के लिए देखने को। होने को अल्लाह की ज़ात कादिर मुतलक है, वो कुछ भी ना होने दे, लेकिन खतरात ज़्यादातर इन 6 घंटों के अंदर दरपेश होते हैं, जिनका अगर हम बर वक्त तदारक कर लें तो हम एक गैर ज़रूरी पेचीदगी से बच सकते हैं। अच्छा, पहले 6 घंटों के अंदर अंदर अगर अच्छे तरीके से मुआयना हो गया है तो वो आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो कोई भी जोड़ के इर्द गिर्द हड्डी टूटी हो, अच्छा, बहुत ज़्यादा सोजन हो, जख्म हो और या मरीज बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, तो समझे कोई उसको ऐसी चीज़ है जिसको डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है। अच्छा। और किसी मुस्तनिद ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारा ये जब से W1122 आया है, हाँ, बहुत सारे हमारे इस तरह की पेचीदगियां अब कम हो गई हैं। गवर्नमेंट माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा सुपरवाइज कर रही है, रिस्पॉन्स किया जाता है ना उनकी तरफ से और वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो फर्स्ट एड दी जाती है, बिकॉज वो प्रोफेशनल है, उन्हें ट्रेनिंग्स दी जाती है कि आपने फर्स्ट एड भी किस तरह देनी है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, वो कौन सी ऐसी हड्डी है जो बहुत ज़्यादा कह लें कि टूट जाए तो एक तो ख़तरे का बायस भी बनती है, दूसरा आप लोगों के लिए भी वो बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि इसको किस तरह जोड़ना है या वो जल्दी जोड़ती भी नहीं है, जो डॉक्टर्स भी थोड़ा सा परेशान होते हैं उस हवाले से? तो उसमें आपके स्कल के फ्रैक्चर्स हैं। अच्छा। क्योंकि आपका ब्रेन नीचे होता है तो उसमें सर की चोट आ जाती है, जिसे हेड इंजरी कहते हैं, और फिर न्यूरोसर्जन उसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें हैं जो इंसान के अपने इख्तियार से बाहर होती हैं, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसी तरह मोहरों के फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जिनमें आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, ख़ास तौर पे किसी ऐसे पहलवान और जराह के पास, क्योंकि हराम मगज़ आपका साथ पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद सीने की हड्डियां हैं, रिब्स का फ्रैक्चर है। अच्छा। उसके अलावा आपके अगर एब्डोमिनल इंजरीज़ हैं, अगर पेल्विक उसके साथ कोई विजरा की इंजरी है तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर जैसे मैंने कहा, कोई भी बड़ी हड्डी जिसके साथ अगर जख्म है, हाँ, बहुत ज़्यादा सोजन है या छाले हैं, उस अमल में फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि हड्डी टूटनी है तो उसका इलाज क्या होना है। अब बिलफर्ज थोड़ा सा ना हम लोग घरेलू टोटकों पर भी बात कर लेते हैं कि बिलफर्ज, जैसे मैंने पहले भी बात की है कि जब भी सर्दियाँ आती हैं तो कोई पुरानी जो चोट होती है, ज़ख्म होता है, उसकी दर्दें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो घर में ऐसे कौन से हम टोटके कर सकते हैं कि किसी की अगर हड्डी फ्रैक्चर हुई हुई है, बाजू, टांग या किसी भी जिस्म के हिस्से की, तो उसको दोबारा से अगर वहाँ दर्द हो रही है तो वो घरेलू कौन से ऐसे टोटके कर सकता है कि एटलीस्ट चले उनसे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े या मेडिकेशंस पर ना जाना पड़े, तो वो घर पे ऐसी क्या चीज़ें कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरी पहली तो बात है कि सर्दियों में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से दर्दें होती हैं। सर्दी में हमारा बॉडी का टेम्परेचर और बैरूनी अज़ा को जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से, और बॉडी की एक मेमोरी होती है, जैसे हमको कहते हैं ना कि इंसान अपनी इंसल्ट माफ़ तो कर सकता है, भूलता नहीं है। हाँ। तो बॉडी अपने ट्रॉमा को या इंसल्ट को भूलती नहीं है। अच्छा। उसकी मेमोरी रहती है ब्रेन में, और वो फिर उन नर्व्स के वजह से जो सर्दी की वजह से सेंसिटिव हो जाती हैं, उन नर्व से जो सिग्नल जाते हैं तो बॉडी को वो पुरानी दर्दें जाग उठती हैं। अच्छा। तो उसमें सबसे पुराना मैयर तो यही है कि आप चोट तो वापस नहीं जा सकती, जी। तो आप पहला तो बेस ये है कि आप सर्दी से बचें, गर्म कपड़े पहने, और जो भी उसके अलावा आप गर्म मशरूबात हैं, सूप का इस्तेमाल इसमें बहुत अच्छा है। अंडों का इस्तेमाल, अगर आपको कोई ऐसा कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो आप ये चीज़ें लेके प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ा के, ड्राई फ्रूट्स हैं
जिसमें मैं आपसे पहले बात कर रहा था, मूंगफली का इस्तेमाल, पीनट्स, तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप छोटे छोटे मैयर से अपने आप को सर्दी से बचाते हुए इन दर्दों से बच सकते हैं। इन दर्दों से बच सकते हैं। और क्या वो मतलब कोई ऐसी एक्सरसाइज या इस तरह की कोई कर सकते हैं जो उनकी हड्डी को मजबूत बनाए या उनके जो मसल्स हैं उनको मजबूत बनाए? ये तो खैर बुनियादी सवाल है ना कि आपको दिन का कुछ हिस्सा अपनी ऐसी एक्टिविटी रखनी चाहिए काम काज के अलावा जो आपकी एक्सरसाइज के ज़ुमरे में आए। आप सिंपल एक्सरसाइजेज, अब तो नेट का ज़माना है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप योगा की एक्सरसाइजेज हैं, सिंपल जंपिंग, रनिंग, स्किपिंग है, रोप्स, आप रस्सा टाप लें, अच्छा। कुछ भी है, बैठे कुछ नहीं है तो आप अपने अज़ा को चला लें, मूवमेंट्स कर लें तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, सर्दी का असर कम होता है और आपकी जो तकलीफ की शिद्दत है वो कम होती है। लेकिन जो हमारे घर, चलिए ये तो जो यंगस्टर्स हैं वो तो कर लेंगे ये सारी एक्सरसाइज, लेकिन जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं जो 50+ हो जाते हैं उन्हें ज़्यादातर हड्डियों में प्रॉब्लम बहुत होती हैं, दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए क्या टोटका आप देंगे कि वो क्या करें? वो भी खाने पे ही ज़्यादा एहतियात करें या बाकी कोई और भी टोटका आजमा सकते हैं? पहली तो बात है ये बुनियादी चीज़ों को फॉलो करते हुए वो अपनी एज के हिसाब से पहले देखें कि अगर ये रूटीन की दर्द है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या सर्दियों में एक चीज़ होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गैंठिया, वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है, तो हमें ये देखना है कि ये रूटीन की दर्द है या कोई बीमारी है। बीमारी है तो फिर हमें घर में इसका कोई इलाज की जरूरत नहीं है, फिर हमें ऑर्थोपेडिक। लेकिन अगर आपको आम पट्टों की दर्द है तो आपको देखना चाहिए कि आपका बेड, पहली बात सोने का पोस्चर, आप उसके बाद टेम्परेचर और गर्म सर्द होना, यानी आपने गर्म शावर लिया बड़ा मजेदार और यकदम आप फिर ठंडे कमरे में आ गए हैं, आपने गर्म गाड़ी में हीटर लगाया हुआ है और आप फिर मार्केट में निकले हैं, थोड़ा सा बॉडी को टेम्परेचर टाइम दें आप, यानी गाड़ी बंद करके थोड़ी देर बैठे रहे अंदर फिर बाहर आए। तो इसी तरह हमारी बहुत सारी खवातीन चूल्हे के आगे होती हैं, यकदम वो बाहर आती हैं तो उनको अगर कोई ठंडा कोल्ड ब्रीज लग सकती है तो उससे उनका ठंडा गर्म जो है ना उनका बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है और जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारे अब कंधों में दर्द होना शुरू हो गया, हमारी कमर में दर्द होना शुरू हो गया, तो ये प्रॉब्लम होती है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर फैसल मसूद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और आज हमने बात की कि जनाब जराह के पास जाना चाहिए, अगर हड्डी टूट जाती है आपकी यहाँ पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिकॉज आपकी अगर आपने कॉम्प्लिकेशंस खत्म करनी है तो आपको डॉक्टर से रिज्यू करना है। हमने दोनों की जो मकासद हैं, दोनों की चीज़ें आपके सामने हाईलाइट कर दी। अब आपकी मर्जी है आपने कहाँ जाना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।